नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने मॉडल सेट 4 के सभी प्रश्नों को देखा, जिसमें से गणित और साइंस के न्यूमेरिकल के प्रश्नों को हमने छोड़ दिया था, जिसे कि आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 या फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड का समय लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। देखिए, मान लेते हैं ये नदी है और ये पुल है। यहाँ से एक पत्थर है, ये डॉट जो दिख रहा है आपको, यहाँ से इसे छोड़ा गया और फिर ये सतह तक पहुंचने में से 5 सेकंड का समय लगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पत्थर था जहाँ से इसे छोड़ा गया और ये जो सतह है, इसके बीच का दूरी मान लेते हैं h ऊंचाई है। तो इस h ऊंचाई का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। गति का एक सूत्र होता है जिसमें कि दूरी विस्थापन निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो s = होता है ut + ½ a t², जिसमें कि u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय टाइम, a होता है एक्सेलरेशन और t टाइम। तो s यहाँ पर क्या है? पुल की ऊंचाई। ये जो पत्थर है वह कितना दूरी तय किया इस ऊंचाई से लेके यहाँ इस जल की सतह तक। तो s का वैल्यू हो गया h, जो कि हमें ज्ञात करना है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। जब इस पत्थर को छोड़ा गया उससे पहले ये हाथ में था, तो इसमें वेग कुछ नहीं था, वेग 0 था, तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। t समय कितना लगा इसे सतह को छूने में? 5 सेकंड का समय लगा। और एक्सीलरेशन क्या है? ये किस एक्सीलरेशन से नीचे आया? गुरुत्वीय त्वरण से ये नीचे की ओर आया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया हुआ है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें s का वैल्यू निकाल लेना है। तो s के जगह पे अब हम h रखेंगे और u की जगह पे 0 और t की जगह पे 5 + ½ a का वैल्यू 9.8 और t² 5²। फार्मूला में जो वैल्यू था उसे हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। ये पूरा 0 हो गया, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 122.5 मीटर। यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है 47। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि वह सिर्फ वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च करता है, जो कि अरुण द्वारा पढ़ाई पर किया गया कुल खर्च का 2/3 भाग है, तो अरुण का कुल वेतन कितना है ज्ञात करना है। अरुण का जितना वेतन है उसका 2/13 भाग वह शिक्षा पर खर्च करता है, और जितना वह शिक्षा पर खर्च करता है उसका 2/3 भाग सिर्फ वरुण पर खर्च करता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। मान लिए कि अरुण का जो कुल वेतन है वो x रुपये है और पढ़ाई पर वह कितना खर्च करता है? अपने वेतन का 2/13 भाग, तो x × 2/13 हो जाएगा। अब सिर्फ वरुण पर उसने कितना खर्च किया पढ़ाई पर? जितना उसने शिक्षा पर खर्च किया उसका 2/3 भाग। शिक्षा पर कितना खर्च किया है? x × 2/13, तो x × 2/13 का 2/3 गुना 2/3, इतना खर्च किया है वो सिर्फ वरुण पर। और सिर्फ वरुण पर कितना खर्च किया है? 13,006 रुपया। तो ये जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा 13,006 के। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1,26,808 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन ए यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52। बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों h और 4h ऊंचाइयों पर रखा जाता है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए, मान लेते हैं कि ये दो पिंड है। ये पहला पिंड है m द्रव्यमान का और ये दूसरा पिंड है, इसका भी द्रव्यमान m है। दोनों समान द्रव्यमान के हैं। पहले पिंड को h ऊंचाई पर रखा गया है और दूसरे पिंड को 4h ऊंचाई पर रखा गया है। तो इस पर जो लगने वाली स्थितिज ऊर्जा है उसका अनुपात क्या है वो ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h फॉर हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी 1, स्थितिज ऊर्जा 1 और स्थितिज ऊर्जा 2। ये 1 हो गया पहला पिंड और ये दूसरा पिंड के लिए 2।
तो अब इसका रेशियो निकाल लेंगे M1G(H1), उसी तरह से इधर M2G(H2). M1 की वैल्यू क्या है, पिंड 1 का पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है m, g की वैल्यू g ही रहने देते हैं, और H1 कितना है, हाइट कितना है इसका h ऊंचाई पर, और इधर M2 कितना है, वो भी समान द्रव्यमान है, g का वैल्यू g ही रहेगा, सेम ही रहेगा, और H2 इसकी ऊंचाई कितना है, ये है 4h ऊंचाई पे। तो यहाँ पे अब m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, h से h कैंसिल, तो बचा क्या, इधर 1 और इधर 4, तो 1:4 इसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 54। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2223 रुपये और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 17% और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का क्या फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस प्रतिशत लाभ, और अगर हानि हो रहा है तो माइनस प्रतिशत हानि। अब विक्रय मूल्य कितना है 2223 गुना 100 और यहाँ 100 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 117। अब 117 से यह 19 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 19 गुना 100 कितना हो जाएगा 1900 रुपया, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 1900 रुपये था। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी साथ काम करने में जितना समय लेते हैं उतना समय लेता है, यानी कि ए और बी मिलकर वह काम को जितने दिनों में कर लेंगे सी उतना दिन में अकेला कर लेगा, यानी कि सी सबसे ज़्यादा दक्ष हुआ, सी सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि बी और सी एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए सबसे पहले ए काम कितना दिन में करता है 6 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/6 वर्ग। उसी तरह से बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/8 वर्ग, 8 दिन में काम समाप्त करता है तो एक दिन में 1/8 भाग काम करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है, जितना ए और बी मिलकर एक दिन में काम करते हैं, तो 1/6 और 1/8 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करके आ गया 7/24, यानी कि सी का एक दिन का काम है 7/24। अब पूछा जा रहा है कि बी और सी अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है 1/8 वर्ग, और सी का अभी कितना आया 7/24 वर्ग। अब इसे हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10/24 वर्ग, यानी कि बी और सी अगर साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 10/24 काम करेंगे। तो बी और सी साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल 24/10 हो जाएगा। तो ये 12 दूना 24 और 5 दूना 10, यानी कि बी और सी अगर साथ मिलकर काम करें तो 12/5 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 62। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन PRT/100, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपये, रेट दिया हुआ है 9.25% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष बटा 100, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 20 × 80 हो जाएगा और 9.25 दशमलव हटाए तो यहाँ 100 आ गया, 20 × 80 और 20 × 25 100, 5 से 925 कट जाएगा, 18 × 25 90, 5 × 25 25। अब गुना 4 करेंगे, 18 × 6 72, 5 × 20 72 2 74, 740 रुपये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 69। एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज पर 32,000 रुपये उधार लेता है और उसी रुपये को वह 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है।
तो तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। देखिए, सबसे पहले हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 32,000 रुपये लगाया था मूलधन, 9% ब्याज दर और 3 वर्ष समय, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 8,640 रुपये, इतना आ गया साधारण ब्याज। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होगा, ये मिश्रधन का फार्मूला है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा P × 1 + रेट बाय 100 पर पावर समय। तो यहाँ 10 है, 0 0 कट गया, तो 10 + 1 11, 11 का क्यों 11 × 11 × 11, और नीचे 10 × 10 × 10, ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 42,592, उसमें से 32,000 जो मूलधन है उसे घटाएंगे तो आ जाएगा 10,592 रुपये। तो ये मिला चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज उसे कितना मिला, साधारण ब्याज उसे कितना देना होगा 8,640 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज उसे बैंक से कितना मिलेगा 10,592 रुपये। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, धन में वृद्धि कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज जितना हुआ उतना में से साधारण ब्याज घटा देंगे, तो 1,952 रुपये का प्रॉफिट उसे इस प्रोसेस में हुआ, ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों कुल 7 प्रश्न, जिसमें कि 5 गणित से थे और 2 फिजिक्स के न्यूमेरिकल से थे। आई होप कि जो भी मैंने प्रश्न बताया उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।